नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 43 नाम हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहली लिस्ट का ऐलान हम कर चुके हैं, अब हमारी दूसरी लिस्ट जारी हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक के बाद यह लिस्ट तय की गई है। इसमें असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान से चुनाव मैदान में उतर रहे उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 43 उम्मीदवारों की सूची में 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी, एक मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 4 राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट में गौरव गोगोई असम के जोरहाट से उम्मीदवार होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के चूरू से राहुल कस्बा, जालोर से वैभव गहलोत उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बता दें कि राहुल कस्बा का टिकट भाजपा ने काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने बगावत कर दी थी। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सोमवार को 60 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी, जिसमें 43 नाम पर मोहर लगाई थी। एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। सर्वे के अनुसार इन दोनों ही राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को वोट शेयर में बढ़ोतरी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान में क्लीन स्वीप कर सकती है। इन राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। केरल में लोकसभा चुनाव की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस गठबंधन सभी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सर्वे के अनुसार दक्षिण भारत के राज्य केरल में भी बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार शाम को भारत चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड के बारे में डेटा जमा कर दिया है। बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने अदालत के आदेश के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा भी पेश किया है, जैसा कि अदालत ने आदेश दिया था। डेटा शुक्रवार शाम 5 बजे तक पोल पैनल द्वारा एकत्रित और जारी किया जाएगा। इससे पहले उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड के विवरण 12 मार्च तक निर्वाचित आयोग को देने का आदेश दिया था और एसबीआई को चुनौती दी थी कि इसके निर्देशों एवं समय सीमा का पालन करने से यदि वो नाकाम रहते हैं तो जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया जाएगा। हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद बुधवार को फ्लोर टेस्ट होगा। नए सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 48 विधायकों का समर्थन पत्र दिया गया है। बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र होगा। शपथ लेने के बाद सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा, आज हमारे मंत्रिमंडल ने मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया है। केंद्रीय नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का भी धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के इंचार्ज और प्रभारी का भी धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में मंगलवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन इस समारोह का रंग तब फीका पड़ गया जब बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने इससे दूरी बना ली। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। अनिल विज की नाराजगी पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। यह उनका स्वभाव है और वे कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो जल्दी मान भी जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हम लोग उनसे बात करेंगे, यहाँ तक कि सीएम भी उनसे बात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग नए नेतृत्व को सामने लाते हैं। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आज सुबह ही मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सैनी के अलावा कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कंवरपाल मनोहर पार्ट 2 सरकार में शिक्षा मंत्री थे, जबकि मूलचंद शर्मा पिछली सरकार में परिवहन मंत्री थे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को हरियाणा की राजनीति में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। सीएम खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।
हरियाणा में कैबिनेट में फेरबदल से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा तब हुआ है जब खबर ये थी कि राज्य की बीजेपी और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट रहा है। हालांकि गठबंधन टूटने की औपचारिक घोषणा दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक में हुई थी, लेकिन इसमें बात नहीं बन पाई। इस्तीफे से पहले मंगलवार सुबह बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह पूरी कैबिनेट बदली जा सकती है और इसमें जेजेपी के मंत्री शामिल नहीं हो सकते हैं। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का दिल से गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा के हित और जनता के कार्यों के लिए आपका समर्थन और सहयोग मेरे लिए हमेशा ऊर्जावर्धक रहा है। सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम करवाया है। हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को सुबह अचानक ऐसी करवट ली कि सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूट गया। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा देकर राज्य में नई सरकार की कवायद शुरू कर दी। अब यह भी साफ हो गया है कि बीजेपी राज्यों में अपना नेतृत्व भी बदल रही है और खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल जेजेपी नेता चौटाला ने सोमवार को जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के दौरान लोकसभा सीटें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की मांग की। हालांकि बीजेपी इसमें कोई भी लोकसभा सीट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में भाजपा और जेजेपी गठबंधन खत्म होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा और जेजेपी का एक और समझौता हुआ है, अलग चुनाव लड़ने का, ताकि चुनाव में भाजपा को जातिगत वोट का फायदा मिल सके। हुड्डा ने कहा कि हम पहले ही कहते थे कि भाजपा का जेजेपी से कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है। यह गठबंधन है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नारा दिया था कि अब की बार भाजपा 75 पार, और जेजेपी ने इस नारे पर अपना नारा दिया था कि भाजपा जमुना पार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को विभाजनकारी और बेकार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि सीएए के नियम संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक देखकर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र की मोदी सरकार अपने नियमों को अधिसूचित कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएए से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, ये केवल भारतीय लोगों के बीच विभाजन पैदा करेगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह कानून पूरी तरह से अनुचित है। केंद्र सरकार की ओर से 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 12 मार्च को बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि बंगाल में किसी भी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। सीएम ममता ने सीएए कानून को लेकर कहा कि इसको हटाओ। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने इस जैसी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी, वे महिलाओं के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि असली हिंदू का मतलब यह नहीं होता कि बाहरी लोगों को हिंदू बनाया जाए। उन्होंने सीएए लागू होने को लेकर यह भी कहा कि मुझे संदेह है कि इनकी ओर से लागू कानून वैध भी है या नहीं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीएए की अधिसूचना जारी की गई। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस पर सवाल भी उठाए। सीएए लागू होने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य एनआरसी एनपीआर लागू करना है। मंगलवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया और कहा एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा। ये रिकॉर्ड में भी है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है।
केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की है। लाइव लॉ के मुताबिक AUML की CAA को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित हैं। उसने अब CAA लागू करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए आंतरिक आवेदन दायर किया है। मालदीव से भारतीय सैनिकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो के बयान के कुछ सप्ताह बाद ही भारत में यह कदम उठाया है। मालदीव के अखबार मिहारू में इसे लेकर एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि अद्दू आइलैंड पर तैनात 25 भारतीय सैनिकों ने रविवार को मालदीव छोड़ दिया है। हालांकि मालदीव या भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 38.75% से बढ़ाकर 42.5% करने की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह बदलाव हर साल 1792.71 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे कर्मचारियों के प्रति हमारे समर्पण की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 38.75% से बढ़ाकर 42.5% करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वेतनमान वालों के लिए यह 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर के पोखरण में क्रैश हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब कोई तेजस विमान क्रैश हुआ है। ये हादसा जैसलमेर शहर के लक्ष्मी चंद सांवर कॉलोनी के पास हुआ है। विमान सीधा मेघवाल छात्रावास में जाकर गिरा और फिर उसमें ब्लास्ट हो गया। एयरफोर्स ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान आज ऑपरेशन ट्रेनिंग उड़ान के दौरान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के चर्चित भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबियों में शुमार होने वाले नरोत्तम मिश्रा के बेटे के ग्वालियर स्थित रिजॉर्ट पर CGST ने रेड की है। अब तक की खबरों के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा 2.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चोरी पकड़े जाने पर लगाया गया है। इस मामले के मद्देनजर CGST द्वारा मिश्रा के अन्य स्थानों पर भी निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में थे। उन्होंने यहां 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहां से उन्होंने देश के विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। PM मोदी ने अहमदाबाद में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध साबरमती आश्रम परिसर में बने कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक में मास्टर प्लान का भी शिलान्यास किया है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी बन चुके यशस्वी जायसवाल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी से तबाही मचाई और अंग्रेज गेंदबाजों की नाक में दम किया, वो सभी ने देखा है। इसी बीच ICC ने यशस्वी जायसवाल को बड़े अवार्ड के लिए चुना है। जायसवाल को ICC ने फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है। इस बार ICC की ओर से ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाएगा। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।